जय हिंद। युवराज क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है मध्यकालीन भारत का जो सीरीज चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं और आज के इस भाग में हम लोग जो है चर्चा करेंगे सल्तनत काल के अंतर्गत तुगलक डायनेस्टी यानी तुगलक वंश का तीसरा शासक फिरोज शाह तुगलक के बारे में। इसके पहले हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। देखते हैं पहले इसके प्रारंभिक जीवन पे। वास्तव में जो फिरोज शाह तुगलक था यह मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक जो है और मोहम्मद बिन तुगलक के पिता और फिरोज शाह तुगलक के पिता ये दोनों जो है भाई थे। तो यह एक तरह से हम कह सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक का यह चचेरा भाई था। अगर जो इसकी प्रवृत्ति की बात करते हैं तो यह जन्म से ही बहुत ज़्यादा क्रूर प्रवृत्ति का था। यह इतना शरारती था कि जानवरों को बहुत ज़्यादा परेशान करता था। यहाँ तक कि जानवरों को इतना ज़्यादा परेशान करता था कि उनको क्षति भी पहुँचा देता था, चोट भी पहुँचा देता था, और चोट कुछ ऐसे भी हो जाते थे कि वह आजीवन दाग बन जाता था जानवरों के। यानी जानवरों के साथ ये बहुत ज़्यादा बचपन से ही क्रूर प्रवृत्ति से पेश आता था। साथ साथ बहुत ही चंचल और बहुत ही शरारती था। एक तरह से इसका पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा मन भी नहीं लगता था, ठीक ना, क्योंकि पारिवारिक जो स्थिति थी यह एक तरह से सुल्तान के हम कह सकते हैं राजघराने का था, तो इसका जीवन बहुत आराम से गुजरा था। यानी प्रारंभिक जो जीवन था कह सकते हैं बहुत जो लड़कपन था बहुत ही ऐशो आराम से था। बाद में जो होता है यह खुद सुल्तान बनता है। कैसे बनता है इसके पीछे हम लोग शुरू करते हैं। कारण क्या है होता है कि 1351 में जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है तो यह ठट्टा में ही यह खुद को सुल्तान घोषित कर देता है और वहीं पर अपना राज्याभिषेक कराता है ठट्टा में ही। बाद में पुनः ठट्टा के बाद उसी साल 1351 में दिल्ली आकर दिल्ली पुनः राज्याभिषेक कराता है। तो ये 2 बार राज्याभिषेक कराता था। चलिए इसके प्रारंभिक जीवन की बात करते हैं, जन्म की बात करते हैं। तो जन्म जो है 1309 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था दिल्ली में, ठीक है, यानी दिल्ली में ही इसका जन्म हुआ था। मृत्यु भी जो है दिल्ली में होती है और 20 सितंबर 1388 में इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद मकबरा इसका जो है वह मकबरा जो है हौज खास परिसर अर्थात दिल्ली के अंतर्गत इसका मकबरा वहीं पे स्थापित है। पिता की बात करते हैं तो पिता जो होता है, पिता का नाम मलिक रज्जक था, जो गयासुद्दीन तुगलक के समय में यह एक तरह से सूबेदार था, एक अच्छे पद पर आसीन था। और माता जो है एक हिंदू जाट महिला थी और हिंदू जाट महिला से ही इसका जो है जन्म हुआ है, यानी यह हिंदू माँ का लड़का है। माता का नाम बेबी नैना था। पुत्र की बात करते हैं तो पुत्र इसके लगभग 3 से 4 पुत्र थे। जैसे मुख्य पुत्र की बात करते हैं नसीरुद्दीन महमूद, फतेह खां और जफर खां, ये मुख्य पुत्रों की बात करते हैं। हालांकि इसमें जो फतेह खां था वह बड़ा लड़का था और जफर खां दूसरे नंबर का, तो नसीरुद्दीन जो शाह जो था वो छोटा था, ठीक है। उपाधि की बात करते हैं तो यह खलीफा के द्वारा कासिम अमीर उल मोमिनीन की उपाधि खलीफा के द्वारा ग्रहण किया था। राज्याभिषेक की बात की है 20 मार्च 1351 में ठट्टा के पास यह राज्याभिषेक अपना करता है, ठीक है। शुरुआती ये तो इसकी प्रारंभिक परिचय थे, ठीक है। अब इसके शासन काल की बात करते हैं। जब यह सुल्तान बना तो क्या क्या यह चीज़ें किया, ठीक है। पहले तो सुल्तान बनते ही यह वास्तव में हिंदू माँ का था, लेकिन कट्टर मुसलमान अपने को समझता था। कट्टर मुसलमान इस वजह से समझता था क्योंकि अपने अमीर उलेमाओं को खुश रखना चाहता था, क्योंकि जब तक अमीर उलेमा जब खुश रहेंगे तब इसके शासन में कोई विद्रोह नहीं होगा। इस वजह से अपने विद्रोहियों को शांत करने के लिए यह उनको बहुत ज़्यादा क्या करता था, धन लुटाता था, खुश रखता था
और हिंदुओं पर अत्याचार करता था। ठीक है, हिंदुओं पर, हिंदू माँ का होते हुए भी हिंदुओं पर यह अत्याचार करता था। इसके प्रारंभिक जीवन थे। जैसे ही शासन इसके हाथों में आया तो यह क्या किया, 24 जो कष्टदायक उस समय के कर हुआ करते थे उनको नष्ट करके सिर्फ 4 ही कर जारी किया। वो 4 कर कौन थे? 4 कर खुम्स था, खराज था, जजिया और जकात कर था। खुम्स, खराज, जजिया और जकात। जो जजिया कर था, यह जजिया कर हिंदुओं पर लगता था और यह पहला ऐसा मुसलमान था, यानी पहला ऐसा सुल्तान था जो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया, यानी ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान था। ठीक है, खुम्स कर के अंतर्गत जो है 2.5 जो है 2.5 यानी 2.5% जो है कर लेता था, वसूलता था, जो सैनिक कर हुआ करता था, यानी सैनिकों पर लगता था। खराज कर की बात करते हैं तो खराज कर जो था वह भूमि कर था, लगभग 20% वसूलता था। और जकात जो कर था, जकात कर जो था वह गैर हिंदुओं पर था, अर्थात मुसलमानों पर था। ठीक है, मुसलमानों पर था जकात करता है। बात करते हैं, इसने कर के अंतर्गत जो 4 प्रकार के अलग से कर लगाए थे, इसके अलावा एक विशेष कर सिंचाई कर भी लगाया था। सिंचाई की उत्तम व्यवस्था किया था। 5 प्रकार के यानी 5 बड़े नहरों का निर्माण किया था। तो सिंचाई के लिए अलग से इसने कर लगाया था। उस कर का नाम था हक ए शर्म, यानी हक ए शर्म के नाम से सिंचाई कर लगाया था इसने। ठीक है, पूछता है कि सिंचाई कर एक स्पेशल हक ए शर्म के नाम से किसने लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, बात करते हैं, 5 बड़ी नहर का निर्माण किया था। इसके साथ साथ इसकी स्थापत्य कला की बात करते हैं तो 300 नगरों का, लगभग 300 नगरों का इसने स्थापना किया था, जिसमें से फिरोज शाह कोटला जो दुर्ग है, किला है, वह इसी के द्वारा स्थापित हुआ है। और इन 300 नगरों में मुख्य नगरों की बात करते हैं तो हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर, यह प्रमुख नगरों की स्थापना इसी के द्वारा हुआ था। ठीक है, इसने खिजराबाद से, यानी खिजराबाद का मतलब टोपरा गांव, टोपरा गांव के अंतर्गत खिजराबाद, या खिजराबाद के अंतर्गत टोपरा गांव है, तो वहां से और मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया इसने। यानी एक तरह से कह सकते हैं अपने कुछ विशेष कार्य नहीं किया और अशोक के द्वारा जो उत्कृष्ट शैली के स्तंभ थे उसको दिल्ली में लाकर स्थापित किया। दीवाने खैरात की इसने व्यवस्था किया था। ये दीवाने खैरात क्या होता है? मुस्लिम अनाथ लड़कियां, मुस्लिम विधवा महिलाओं आदि के लिए उनकी व्यवस्था के लिए एक अलग से विभाग की स्थापना किया था, जिसको हम दीवाने खैरात के नाम से जानते थे। तो दीवाने खैरात व्यवस्था जो है इसी के द्वारा किया गया था। साथ ही साथ इसके शासनकाल में दासों की संख्या, पूरे सल्तनत काल में फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में दासों की संख्या अधिक हो गई थी, क्योंकि यह इसका एक शौक था हिंदुओं को मारकर या हिंदू लड़कियों को, हिंदू महिलाओं को, हिंदू पुरुषों को मारकर जो है यह किसी न किसी जोर जबरदस्ती से उनको जो है गुलाम बनाना इसकी फितरत में था। तो इसके समय में, इसके शासनकाल में गुलामों की यानी दासों की संख्या अधिक हो गई थी। लगभग 1,80,000 दासों की संख्या हो गई थी। तो उन दासों को देखभाल के लिए दीवाने बंदगान नाम की एक व्यवस्था किया था। दीवाने बंदगान नाम की व्यवस्था किया था। सैन्य पदों को इसने पुनः वंशागत कर दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में सैन्य पद वंशागत नहीं थे, योग्यता के आधार पर जो है अलग अलग ऊंचे ऊंचे पदों पर होते थे, लेकिन इसने फिर से वह वंशागत कर दिया। 1365 ईस्वी में इसने ज्वालामुखी मंदिर पर आक्रमण किया और वहां पर आक्रमण करके जो है उसको नष्ट किया। नष्ट करके ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लगभग 1300 ग्रंथों को चुराया और वहाँ उन 1300 ग्रंथों को लाकर कुछ प्रमुख ग्रंथों का उसने जो है अपाउद्दीन के द्वारा दलायत फिरोज शाही के नाम से फारसी में अनुवाद भी करवाया था। ठीक है, तो फारसी में उन पुस्तकों का यानी ग्रंथों का अनुवाद भी कराया था। इसके शासनकाल में चांदी और तांबे के मिश्रण से सिक्के भी चले थे। उन सिक्कों को अद्दा और विक के नाम से जाना जाता है।
यानी आधा और विक नाम के सिक्के जो है फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में ही चले थे। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी और शम्स ए सिराज यह प्रमुख जो है इतिहासकार थे, इसके संरक्षण में थे, जियाउद्दीन बर्नी और शम्स ए सिराज। ठीक है, बात करते हैं दारुल शफा एक व्यवस्था था इसके समय में जो निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था था, रोगियों के लिए निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था भी इसने किया था और उस व्यवस्था का नाम था दारुल शफा। बात करते हैं इसकी युद्ध अभियान की, तो इसने युद्ध अभियान के अंतर्गत जो है 1353 और 54 में बंगाल अभियान किया जो सफल रहा। बाद में 1360 ईस्वी में जाजनगर, इसको जामनगर के नाम से भी जानते हैं, तो यानी ओडिशा, वर्तमान में ओडिशा पर अभियान किया और यहाँ पर वीर भूमिदेव राजा को पराजित करके जो है जगन्नाथ मंदिर को तोड़ा और जगन्नाथ मंदिर को तोड़कर वहाँ की मूर्तियों को भी इसने काफ़ी तहस नहस किया, मूर्तियों को भी नष्ट किया। तो इसका सबसे प्रसिद्ध माना जाता है जो जगन्नाथपुरी का मंदिर है वो इसी के द्वारा नष्ट किया गया है। हालांकि अभी भी पुरी का जगन्नाथ मंदिर जो है उसका जो छत्र है, गुंबज है, वो टूटा हुआ है, वो इसी के द्वारा ही तोड़ा गया था। बात करते हैं 1365 में इसने नागरकोट का अभियान किया, इसमें भी यह सफल रहा। 1365 और 66 के बीच में ठट्टा पर भी इसने आक्रमण किया और यहाँ पर जो होता है यहाँ पर इसको सफलता मिली। बात करते हैं 1387 में और ठट्टा में पहली बार यह असफल रहा, दूसरी बार इसको सफलता मिली। 1387 ईस्वी में नसीरुद्दीन शाह गद्दी पर बैठा। बाद में 1387 में नसीरुद्दीन शाह को, क्योंकि ये योग्य नहीं था, नसीरुद्दीन शाह को हटाकर जो है तुगलक शाह को गद्दी पर बैठाया गया। तुगलक शाह गद्दी पर बैठने के बाद फिर से जब उसकी मृत्यु हो जाती है 1388 मृत्यु में फिरोज शाह का, तो फिर जो है यह तुगलक शाह को गद्दी से हटाकर अपने गद्दी पर नसीरुद्दीन शाह बैठ जाता और नसीरुद्दीन शाह के समय में 1398 में ही तैमूर लंग दिल्ली पर आक्रमण करता है। ठीक है, ये पूरी इसकी विशेष बातें थे। और फिरोज शाह तुगलक की एक रचना था फतूहात ए फिरोज शाही, इसकी मुख्य रचना थी। तो ये प्रमुख बातें जो है फिरोज शाह तुगलक के अंतर्गत थे और इसी के बाद जो है इस डायनेस्टी का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है और एक नया डायनेस्टी होता है सैयद वंश। वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।